नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, जिसके अंतर्गत इकाई 8 के पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों पर हम बातचीत कर रहे हैं। प्लेटो का काव्य सिद्धांत हो चुका है, अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत भी हो चुका है। अब हम लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत पर बातचीत करेंगे। इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्र की जो भाषा है वो थोड़ी कठिनाई भरी होती है, इसलिए हमें उसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम एक एक शब्द पढ़ने का प्रयास करते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हम बिना समय व्यर्थ किए पढ़ते हैं। चलिए, जिस तरह भारतीय काव्यशास्त्र में रस की संकल्पना की गई है, उसी तरह लॉन्जाइनस ने उदात्त की संकल्पना को पाश्चात्य काव्यशास्त्र में स्थान दिलवाया। रस जिस तरह आनंद के साथ जुड़ता है, उसी तरह लॉन्जाइनस काव्याभिव्यंजना की विशिष्टता एवं उत्कर्ष का कारण उदात्त को मानते हैं। उदात्त की बात करते हुए लॉन्जाइनस उसे आनंद और उल्लास से जोड़ते हैं। उदात्त की अवधारणा का महत्व इसी से समझ सकते हैं कि इसने आधुनिक साहित्य आलोचना की दिशा ही बदल दी। उदात्त तत्व शैली की वह महत्वपूर्ण विशेषता है जो विभिन्न व्यंजनाओं के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तित्व के रोमांटिक, आवेशपूर्ण तथा भयंकर पक्ष की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। सच्चे औदात्य के स्पर्श मात्र से मानवात्मा सहज ही उत्कर्ष को प्राप्त हो जाती है। इस अवधारणा ने आधुनिक हिंदी आलोचकों को भी प्रेरित किया है। डॉक्टर नगेंद्र और नेमिचंद्र जैन की पुस्तकों में भी काव्य में उदात्त तत्व का विश्लेषण व वर्णन मिलता है। लॉन्जाइनस की दृष्टि इतनी विशद थी कि उन्होंने व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों से जोड़कर उसे देखा। उदात्त के 3 पक्ष स्वीकार किए गए हैं: अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। लॉन्जाइनस आदर्श काव्य का खांचा ही प्रस्तुत कर रहे थे जिससे काव्य का स्वरूप उदात्त बने। इसलिए काव्य वस्तु के रूप में भी लॉन्जाइनस विराट प्रकृति को उदात्त समझते हैं। ऐसा करते हुए लॉन्जाइनस की दृष्टि मानव कल्पना में निहित विराटता की ही ओर थी, जिसे वे काव्य की विषय वस्तु के लिए उपयोगी आधार मानते हैं। साहित्य परिचय देख लेते हैं लॉन्जाइनस का। कुछ विद्वानों के अनुसार लॉन्जाइनस का जन्म ईसा की 3री शताब्दी में हुआ। दूसरी तरफ कुछ इन्हें प्रथम शताब्दी का चिंतक मानते हैं। लॉन्जाइनस परंपरागत रूप से पेरिपोएटिकेस काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति के रचनाकार माने जाते हैं, जिसका प्रकाशन 1554 में रोबेर्तेल्लो ने किया था। लॉन्जाइनस परंपरागत रूप से पेरिपोएटिकेस काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति के रचनाकार माने जाते हैं, जिसका प्रकाशन 1554 में रोबेर्तेल्लो ने किया था। इस कृति में अच्छे लेखन के प्रभावों की चर्चा है। इनके असली नाम को लेकर भी थोड़ा विवाद है। वे मूलतः यूनानी काव्यालोचन के शिक्षक थे। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार प्लेटो ने अपने चिंतन में अनुकरण तत्व पर विचार किया है, उसे अलग दृष्टि देते हुए अरस्तु ने अनुकरण, त्रासदी और विरेचन को साहित्य चिंतन का आधार बनाया है। विरेचन को कैथारसिस भी बोलते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार लॉन्जाइनस ने भी उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला यह उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार योजना, अभिजात्य पद रचना तथा प्रभाव की गरिमा में निहित है। वे वागाडंबर और भावाडंबर के उदात्तता में बाधक तत्व मानते हैं। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई है। इनका ग्रंथ पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। इसके फिर से पढ़ लेते हैं। लॉन्जाइनस ने भी उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदात्त को काव्य के श्रेष्ठ बनाने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। यह उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार योजना, अभिजात्य पद रचना तथा प्रभाव की गरिमा में निहित है। वे वागाडंबर और भावाडंबर
को उदात्तता में बाधक मानते हैं। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई है। इनका ग्रंथ साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। इसके कई अनुवाद मिलते हैं, जैसे हाइट ऑफ एलोक्वेंस वाणी की पराकाष्ठा 1662 ईस्वी, लॉफ्टीनेस और एलिगेंसी ऑफ स्पीच भाषा का लालित्य एवं उत्तुंगता इसके अनुवाद हैं। यह पुस्तक मूलतः पत्र के रूप में पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है, जो लोंगिनस का मित्र और शिष्य रहा होगा। लॉन्जाइनस 3री सदी में पालचीरा की महारानी जेनोविया के अत्यंत विश्वास पात्र यूनानी मंत्री थे, जिन्हें बाद में महारानी के लिए मृत्यु का वरण करना पड़ा। 1928 में स्कॉट जेम्स ने इस मत को पुनः स्थापित करते हुए उन्हें पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। उदात्त अवधारणा की व्यापकता को इसी से समझा जा सकता है कि आलोचकों ने शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, आधुनिकतावाद और यथार्थवाद से जोड़कर इसे देखा है। हिंदी में इनके काव्य सिद्धांत ने हिंदी आलोचकों को बहुत प्रेरित किया। स्कॉट जेम्स अपनी किताब में इन्हें रोमांटिक आलोचना का प्रथम पुरुष कहते हैं। ये याद रखिएगा, रोमांटिक आलोचना का प्रथम पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉन्जाइनस को कहा जाता है। और लॉन्जाइनस को किसने कहा, ये भी याद रख लीजिएगा, स्कॉट जेम्स ने कहा है। उदात्त की अवधारणा, विभिन्न आयाम। काव्य आलोचना के क्षेत्र में लॉन्जाइनस को उदात्त की अवधारणा ने साहित्य चिंतन की दिशा ही बदल दी। लॉन्जाइनस की उदात्त की अवधारणा ने साहित्य चिंतन की दिशा ही बदल दी। जिस समय लॉन्जाइनस द्वारा उदात्त की अवधारणा प्रस्तुत की गई, उस समय यूनान में लगातार युद्धों का माहौल था। इन युद्धों में आम जनता को आकर्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका था वाक निपुणता। राजा या सेनापति का बात करने की कला में माहिर होना जरूरी गुण था। लॉन्जाइनस ने अपनी किताब में बात करने की इस सम्मोहन कला का व्यापक वर्णन किया है। दूसरे अर्थों में उन्होंने भाषण की कला सिखाई है, जिसे लॉन्जाइनस ने मनोविज्ञान और समाज विज्ञान से जोड़कर अधिक ताकत और सैद्धांतिक मान्यता दिलाई है। यद्यपि अपनी पुस्तक में लॉन्जाइनस ने उदात्त को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है, उसे एक ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है जिसका सामान्यीकरण वो सभी लोगों में पहले से मानते हैं, अर्थात उदात्त तत्व को वह पहले से ही सभी में विद्यमान मानते हैं। फिर भी उदात्त को बाद में कई व्याख्याकारों ने कई अर्थ दिए हैं। एटकिंसन उदात्त को एलिवेशन कहकर उसका अर्थ गौरव प्रदान करना बताते हैं। उदात्त का अर्थ परिष्कार, शोधन, शुद्धि, ऊपर की ओर उठना आदि माना गया है। इसके अनुसार उदात्त तत्व शैली की वह महत्वपूर्ण एवं महत्तम विशेषता है जो विभिन्न व्यंजनाओं के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तित्व के रोमांटिक, आवेशपूर्ण तथा भयंकर पक्ष की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। सच्चे उदात्त के स्पर्श मात्र से मानवात्मा सहज ही उत्कर्षता को प्राप्त हो जाती है। सामान्य धरातल से ऊपर उठकर आनंद और उल्लास से आप्लावित होने लगती है और श्रोता अथवा पाठक को महसूस होने लगता है कि जो कुछ सब उसने श्रवण किया या पढ़ा है वह स्वयं उसका अपना भोगा हुआ है। इसके विपरीत किसी कृति को बार बार पढ़ने या सुनने के बाद भी यदि व्यक्ति की आत्मा उन्नत विचारों की ओर प्रवृत्त नहीं होती तो स्पष्ट ही उक्त कृति के प्रतीयमान अर्थ से अधिक विचारोत्तेजक सामग्री का अभाव रहता है और उसे उदात्त तत्व समन्वित नहीं माना जा सकता। उदात्त गुण युक्त कृति न केवल सभी को सर्वदा आनंदित करती है अपितु विषमवादी तत्वों के संयोग से एक ऐसे वातावरण का निर्माण भी करती है कि उसके प्रति पाठक अथवा श्रोता की आस्था और भी गहरी और अमिट हो जाती है। लॉन्जाइनस की दृष्टि विशद थी। उन्होंने व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों से उसे देखा और उदात्त के 3 पक्ष स्वीकार किए हैं। ये याद रखना है हमें, बहुत महत्वपूर्ण है। उदात्त के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। उनके अनुसार वही कृति महान होती है जिसमें कवि उदात्त विचारों का निर्वहन करता है। कवि को अपनी अंतरंगता से उदात्त को आत्मीय तत्व बनाना चाहिए। अरस्तु विषय को साध्य मानते हैं जबकि लॉन्जाइनस उसे साधन मानते हैं। अरस्तु क्या मानते हैं? विषय को साध्य मानते हैं और लॉन्जाइनस उसे साधन मानते हैं। ये याद रखिएगा।
वे मानते हैं कि विषय के महत्व को की श्रेष्ठता से काव्य में आनंदातिरेक का तत्व आता है, जिसका शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इस कार्य को कवि प्रतिभा द्वारा ही सिद्ध करता है। उनका कवियों को परामर्श है कि वे नए का सृजन करें, लेकिन प्राचीन काव्य से संस्कार और शक्ति ग्रहण करें। भाव की गहराई। जहाँ तक भाव पक्ष का संबंध है, अपनी पुस्तक के विभिन्न प्रसंगों में लॉन्जाइनस उदात्त के लिए भाव की गहराई, उत्कृष्टता, तीव्रता या प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। यही कारण है कि भाव की तीव्रता के कारण ही वे होमर के इलियड को ओडिसी से श्रेष्ठ बताते हैं। कौन बताते हैं? हमारे लॉन्जाइनस जी बताते हैं। जब भाव की भव्यता की बात होती है तो उनके लिए इसमें भाव की सत्यता भी अंतर्भूत है। साथ में वे भाव के अतिरेक से बचने की राय भी देते हैं, जिससे भाव अविश्वसनीय या असत्य ना हो जाए। उनका मानना है कि अविश्वसनीयता आह्लाद में बाधक होती है। इसके साथ वे भाव का प्रयोग उचित स्थल पर ही रखने का ध्यान रखने को कहते हैं। उनके अनुसार मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। ये याद करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उचित स्थल पर भव्य भाव को समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। वह भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है और उसे दिव्य अंतः प्रेरणा से समुच्छवासित कर देता है। बाह्य तत्व क्या होता है? अभी अंतरंग तत्व पढ़ रहे थे, अब बाह्य तत्व पढ़ लेते हैं। 3 तत्व माने हैं, बाह्य तत्व, अंतरंग तत्व और विरोधी तत्व। बाह्य तत्व क्या है? काव्य के आंतरिक तत्व के साथ लॉन्जाइनस काव्य के बाहरी तत्व को महत्व दिखाई देते हैं, जिससे उसका काव्य का स्वरूप सुंदर बनता है। उन्होंने इसके लिए मूलतः उन्हीं तत्वों पर अधिक बल दिया जिनके द्वारा काव्य का बहिरंग पुष्ट होता है और रचना की भाषा, शैली, रचना विधान आदि पक्ष मजबूत होते हैं। एक तरह से इसे कला पक्ष भी कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामयी रचना विधान को रख सकते हैं। अलंकार का समुचित प्रयोग। लॉन्जाइनस अलंकार का संबंध मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रभावों को व्यक्त करने के निमित्त ही अलंकारों को उपयोगी ठहराया है। सिर्फ चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग उन्हें मान्य न था। अर्थ को उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए वे अलंकार की उपयोगिता मानते थे। क्या अलंकारों का प्रयोग कवि के भावावेग से उत्पन्न हुआ है? अलंकार पाठक को आनंद प्रदान करे, उसे केवल चमत्कृत न करे। भाव यदि अलंकार के अनुरूप नहीं हुए तो कविता का सौंदर्य बढ़ाना उसका बोझ बन जाएगा। इसलिए अलंकारों का प्रयोग वहीं होना चाहिए जहाँ वह आवश्यक है और उचित है। इसके लिए उन्होंने विस्तारणा, शब्दोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्याय, पुरावृत्ति, प्रत्यक्षीकरण, सार, रूप परिवर्तन, संचयन, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों को स्वीकार किया है। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत लॉन्जाइनस ने शब्द चयन और वाक्यांशों का विवेकपूर्ण चयन और प्रयोग को शामिल किया है। उन्होंने विचार और पदविन्यास को एक दूसरे से आश्रित माना है। अतः उदात्त विचार क्षुद्र या साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त न होकर गरिमामयी भाषा में भी अभिव्यक्त हो सकते हैं। तुच्छ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्दावली वैसी ही अनुप्रयुक्त होती है जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह पर रखा विशाल मुखौटा। तुच्छ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्दावली वैसे ही अनुप्रयुक्त होती है जैसे किसी छोटे बच्चों के मुंह पर रखा विशाल मुखौटा। लॉन्जाइनस का मानना है कि सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। यह तभी संभव है जब उचित स्थान, उचित प्रसंग में उचित शब्दों का प्रयोग हो। सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। उनके अनुसार शब्द विधान 2 पक्ष के होते हैं, ध्वनि पक्ष और अर्थ पक्ष। अभिजात पद रचना क्या है? अभिजात पद रचना गरिमामय रचना विधान को उदात्त काव्य का आंतरिक पक्ष माना है, जिसका लक्षण है उचित क्रम में शब्दों का विन्यास।
वे कहते हैं, कौन कहते हैं? लॉन्जाइनस कहते हैं कि जिस तरह अंग अलग अलग रहकर शोभा नहीं देते हैं, अपने अपने स्थान पर आनुपातिक रूप से जोड़कर ही वे साधन सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यही स्थिति उदात्त के निष्पादक तत्वों की भी है। रचना विधान एक तरह से शब्दों, विचारों, कार्यों, राग आदि का मेल होता है। उनकी दृष्टि में रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य। उनकी दृष्टि में रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य। जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है, कैसे विचार के साथ कैसे भाव का मिश्रण उचित होगा, उसमें कौन से अलंकार उपयुक्त होंगे, किस तरह के पद किस क्रम से विन्यस्त होकर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करेंगे, इन बातों का ठीक ठाक आकलन किए बिना रचना में गरिमा नहीं आ सकती। इस संयोजन के बिना गरिमा की रचना उत्कृष्ट नहीं हो सकती। विरोधी तत्व क्या है? तीसरा तत्व जो है, पहला अंतरंग तत्व था, एक फिर बाह्य तत्व था, फिर विरोधी तत्व रहा। विरोधी तत्व क्या है? लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व को विस्तृत आधार देने के लिए उसको व्यापकता प्रदान की है। उदात्त का वर्णन करते हुए उसके विरोधी तत्वों की भी चर्चा की है। उनके अनुसार रुचिहीन, फाकिस्पीति, भावाडंबर, शब्दाडंबर आदि उदात्त विरोधी हैं। उनका मानना था कि अक्सर रचनाकार अशक्तता और शुष्कता से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर के शिकार हो जाते हैं, जिससे काव्य का उदात्त तत्व कमजोर होता है। एक तरह से जिन विरोधी तत्वों की लॉन्जाइनस बात करते हैं वे शैलीगत दोष ही हैं। शब्दाडंबर क्या है? शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है, जिससे काव्य में कई बार बचकानापन भी आ जाता है, जो काव्य की भव्यता या उदात्तता का विरोधी है। यह दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण, आकर्षक या चमत्कार प्रिय बनाने का प्रयास करता है। फलस्वरूप रचना कृत्रिमता और प्रदर्शन प्रियता तक ही सीमित हो जाती है। भाव आडंबर क्या है? भाव आडंबर या मिथ्या भाव तीसरा दोष है। भावों का अनावश्यक प्रदर्शन ही भावों के आडंबर का कारण होता है। जहाँ भाव के बदले संयम की आवश्यकता है, वहाँ जब भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति होती है तो भाव आडंबर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्जाइनस ने दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना है, क्योंकि महान कृति में ही दोषों की संभावना हो सकती है। बाल्यता क्या होती है? बाल्य का शाब्दिक अर्थ है बचकाना। ये याद रखिएगा, बाल्यता क्या होती है? जिसमें बचकानी, यह शैली का बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण भावों का असंयत आयोजन है। बाल्यता संयमहीनता का ही प्रमुख कारण है। अतिरमणीयता, असाधारण, अधिक रोचकता आदि के चक्कर में अस्थिर आवेगों के कारण अतिरंजना आ जाती है। यह अतिरंजना ही कई बार बड़ा दोष बनकर सामने आती है, जिससे शैली कृत्रिमता के दोष से बोझिल होने लगती है। काव्य में उदात्त क्या है? उदात्त काव्य जगत के लिए कोई नई वस्तु नहीं थी। यद्यपि चिंतन के स्तर पर इस अवधारणा का अभाव मिलता है, जिसे निश्चित तौर पर लॉन्जाइनस ने प्रस्तुत किया। भारतीय काव्यशास्त्र में इसका अवधारणात्मक स्वतंत्र रूप से कहीं उल्लेख नहीं मिलता। आदिकवि वाल्मीकि की रचना में भी आपको उदात्त भाव दिखाई दे जाते हैं। भारतीय साहित्य के चिंतकों के लिए नेमिचंद जैन के सहयोग से डॉक्टर नगेंद्र ने 1961 में काव्य में उदात्त नामक ग्रंथ में से लॉन्जाइनस के विचारों का अनुवाद प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, नेमिचंद्र जैन की सहायता से डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है काव्य में उदात्त नामक ग्रंथ। लॉन्जाइनस के विचारों का उन्होंने अनुवाद करके प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रोफेसर निर्मला जैन ने भारत भूषण अग्रवाल के सहयोग से उदात्त के विषय में नाम से उदात्त की अवधारणा को समझाया है। उदात्त का अर्थ ऐसे विचारों से है जो पाठकों का उदात्तीकरण करके सामान्य धरातल के ऊपर उठकर एक व्यापक मानस भूमि पर ले जाते हैं। काव्य में ऐसा तभी हो सकता है जब कवि अपनी रचना में उदात्त विचारों का संयोजन करे।
लॉन्जाइनस कवि में यह गुण उसकी प्रतिभा और कलात्मक संयोजन से उत्पन्न मानते हैं, अर्थात लॉन्जाइनस के अनुसार ये गुण कुछ तो जन्मजात होता है और कुछ कवि द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं। कवि के पास इसके लिए होती है कल्पना व अभिव्यक्ति। लॉन्जाइनस के अनुसार श्रेष्ठ कला का सर्जक प्रतिभावान व कल्पनाशील व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। अपने इन कौशलों से ही कवि अपने काव्य संसार का निर्माण करता है, जो पाठक को आनंद अतिरेक की दुनिया में ले जाता है। कवि में भाषण ही ऐसी सम्मोहन कला होती है जो उसके प्रभाव में आने वाले को अपने विचारों से सहमत करने पर बाध्य कर देती है। लॉन्जाइनस सिर्फ कवि को ही काव्य में उदात्त तत्व के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि उनका मानना है कि एक आलोचक को कवि की प्रतिभा के तत्वों की खोज करनी चाहिए जो उसके अपने विशिष्ट हैं और उन्हें पाठकों तक पहुंचाना चाहिए। लॉन्जाइनस क्या कहते हैं? उदात्त तत्व के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि उनका मानना है कि एक आलोचक को कवि की प्रतिभा के तत्वों की खोज करनी चाहिए और उसके अपने विशिष्ट जो गुण हैं उन्हें पाठकों तक पहुंचाना चाहिए। लॉन्जाइनस जब उदात्त तत्व की बात कर रहे थे, एक प्रकार से वह काव्य में उदात्त तत्व की ही बात कर रहे थे। उदात्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इतना कहा, सबलिमिटी इज अ सर्टेन डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन, अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है। इसी आधार पर आलोचकों ने काव्य में उदात्त तत्वों की व्याख्या की है। इसको फिर से याद करिए, सबलिमिटी इज अ सर्टेन डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन। विचार की महत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक वक्ता या लेखक की आत्मा भी महान न हो। वे कहते हैं औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह भी याद रखना है। कौन कहते हैं? लॉन्जाइनस कहते हैं। पूछा जा सकता है, काव्य में उदात्त की अवधारणा पर बात करते हुए भी लॉन्जाइनस उदात्त के स्रोतों की बात करते हैं। महान रचना के लिए लॉन्जाइनस महान धारणाओं की क्षमता या विचारों की भव्यता, प्रेरणा प्रसूत आवेग या भावावेश की तीव्रता, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान को उत्तरदायी मानते हैं। एक तरह से लॉन्जाइनस आदर्श काव्य का खांचा ही प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे काव्य का स्वरूप उदात्त बने। काव्य वस्तु के रूप में भी लॉन्जाइनस विराट प्रकृति को उदात्त समझते हैं। ऐसा करते हुए लॉन्जाइनस की दृष्टि मानव कल्पना में निहित विराटता की ओर थी, जिसे वे काव्य की विषय वस्तु के लिए उपयोगी आधार मानते हैं। विषय वस्तु के सही निष्पादन के लिए लॉन्जाइनस काव्य के बाहरी तत्वों का भी महत्व समझते थे। उनके ग्रंथ पेरियुप्सिस में कुल 44 अध्याय हैं, जिसमें से 14 अध्याय सिर्फ अलंकारों पर है। पेरियुप्सिस किसका है? लॉन्जाइनस का है, याद रखिएगा। उनके अनुसार अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं। उनके अनुसार अलंकार जो होते हैं स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं। इसके लिए वह केवल उन्हीं अलंकारों का चयन करते हैं जो किसी न किसी रूप में उदात्त के उत्प्रेरक प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं, लेकिन अत्यधिक अलंकार के प्रयोग के भी हिमायती नहीं थे। वे काव्य में अलंकार के प्रयोग की पहली शर्त औचित्य या प्रसंगानुकूलता को मानते हैं। बिना अतिरंजना का लोभ किए औचित्यपूर्ण एवं स्वाभाविक तरीके से अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, बिना अतिरंजना के लोभ लिए। शब्द लय और उसके प्रभाव पर विचार करते हुए लॉन्जाइनस शब्दगत लय का संबंध मानव प्रकृति में अंतर्निहित संभोगों से मानते हैं। इसके लिए रचना में समुचित क्रम से किए गए शब्द विन्यास के कारण विषयानुकूल लय उत्पन्न करने की क्षमता को मानते हैं। वह जिस तरह अलंकारों के अतिरंजित प्रयोग को उदात्त के लिए खतरा मानते हैं, उसी तरह अतिलयात्मक प्रसंगों से भी बचकर रहने की सलाह देते हैं। संक्षेप में लॉन्जाइनस उदात्त काव्य को वक्ता का विशिष्ट गुण मानते हैं, जिसकी विशेषता पाठक और श्रोता पर उसके प्रभाव से पहचानी जा सकती है। इसके लिए वह काव्य की आत्मा और कलेवर दोनों की ही बात करते हैं। कवि कर्म के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा लॉन्जाइनस की ऐसी देन है जो उन्हें अन्यों से अलग करती है। लॉन्जाइनस से पूर्व काव्य के महत्व को 2 रूपों में मूल्यांकित किया जाता था, शिक्षा प्रदान करना और आनंद प्रदान करना। लॉन्जाइनस ने भाव तत्व को और भी सुधीजनों का ध्यान की ओर भी
सुधीजनों का ध्यान आकर्षित किया। कुल मिलाकर काव्य में उदात्त के स्वरूप विश्लेषण को उन्होंने काव्य की व्यापकता का आधार बनाया। रस की संकल्पना और उदात्त की अवधारणा तुलनात्मक विवेचन किया जाएगा। रस की संकल्पना और उदात्त की अवधारणा भारतीय और पाश्चात्य का विचारधारा में चिंतन को लेकर बहुत सारे साम्य हैं। बस सिद्धांत के आधार और नाम, परिस्थिति और दर्शन की विविधता के कारण अलग अलग हो सकते हैं। भारतीय काव्य चिंतन रस के संदर्भ में क्या कहता है? भारतीय काव्य शास्त्र में रस की संकल्पना पर बहुत व्यापक और विस्तार से वर्णन किया गया है। काव्य से जिस आनंद की प्राप्ति पाठक या श्रोता को होती है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाले आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है, यह भी लिखा गया है, याद रखिएगा। ये चीज़ हम इसलिए और पढ़ रहे हैं कि हमें पुरानी बातें रिवाइज हो जाएं जो हमने भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ी हैं। भारतीय मनीषियों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही यह भरत मुनि ने कहा है। अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि हृदय का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न होता है। कितनी अच्छी परिभाषा है, फिर से पढ़ लेते हैं। विश्वनाथ का ग्रंथ जो था साहित्य दर्पण था। हृदय का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस के रूप में निष्पन्न होता है। कुमार संभव में भी रस शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर रामचरित किसका था? भवभूति का था। में इसके लिए रसज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है। भर्तहरि ने काव्य मर्मज्ञ को रस सिद्ध कहा है। साहित्य दर्पण प्रत्यक्षीकरण और गुणागुण विवेचन के संदर्भ में रस परीक्षा शब्द का प्रयोग करता है। एक प्रसिद्ध सूक्त है, रसो वैसा, अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। रस के आनंद को विराट का ही अनुभव एवं रूप माना जाता है। सामान्य रूप से सुनकर, देखकर या पढ़कर काव्य से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव से यह अनुभूति होती है कि वह रस है। भरत ने प्रथम 8 रसों में श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स को प्रधान मानकर क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक रस की उत्पत्ति मानी है। श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति किसने मानी है? भरत मुनि ने मानी है। श्रृंगार की अनुकृति से हास्य, रौद्र तथा वीर कर्म के परिणाम स्वरूप करुण तथा अद्भुत एवं विभत्स दर्शन से भयानक उत्पन्न होता है। अनुकृति शब्द को अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी आभास से संबोधित करते हैं। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति को 11वां रस भी माना गया है। इन दोनों स्थायी भाव को क्रमशः वत्सल तथा भक्ति माना जाता है। इन दोनों के स्थायी भाव क्या हैं? वात्सल्य का वत्सल और भक्ति का भी भक्ति। रस के 4 अंग माने जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का अर्थ है होना। इनकी संख्या 11 मानी गई है। रति श्रृंगार का, हास्य का हास्य और करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, भक्ति का शांति का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता और भक्ति का ईश्वर विषयक प्रेम। ये याद रखिएगा। भाव का अर्थ है होना। विभाव क्या होता है? विभाव का अर्थ है कारण। एक एक शब्द याद रखिएगा। भाव का अर्थ है होना, विभाव का अर्थ है कारण। ये स्थायी भावों का विभावन करते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं उनका कारण बनते हैं तथा उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं। विभाव ही रस को उत्पन्न करते हैं। विभाव के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 भेद माने गए हैं, आश्रय और विषय। सहृदय जिसके मन में भाव जागते हैं वह आश्रय कहलाता है। विषय के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जिनके कारण भाव जागते हैं। विषय के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जिनके कारण भाव जागते हैं। अनुभाव क्या कहलाते हैं? अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं,
चेष्टाओं को, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृति के बाद आश्रय अर्थात सहृदय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। इस तरह से अनुभाव भावों का अनुगमन करते हैं। अनुभाव के भी दो भेद माने गए हैं, इच्छित और अनिच्छित। इच्छित अनुभाव के भी चार भेद माने गए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इच्छित अनुभाव के चार भेद हैं। अनुभाव के दो भेद हैं, इच्छित और अनुच्छित, और इच्छित अनुभाव के चार भेद हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आश्रय की देह संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव कहलाती हैं। वाचिक अनुभाव में रति आदि भाव के जागृत होने पर वाणी द्वारा प्रयत्नपूर्वक किए गए अनुभाव आते हैं। आरोपित या उसके लिए धारण की गई वेशभूषा आहार्य अनुभाव कहलाती है। स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके लिए आश्रय को कोई बाहरी चेष्टा नहीं करनी पड़ती, ये बिना किसी प्रयत्न के किए जाते हैं, स्वतः उत्पन्न होने के कारण इन्हें रोका या बाधित नहीं किया जा सकता। सात्विक अनुभाव के 8 विभेद हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु या कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना। संचारी भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचरित रहते हैं। इनका स्वभाव इतना अनुकूल होता है कि ये प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुसार बनकर चल सकते हैं। इनके इसी रूप या स्वभाव के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए सहायक रूप में उत्पन्न होते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। इनका स्वभाव इतना अनुकूल होता है कि प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुसार बनकर चलने लगते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष, असहनशीलता, अमर्ष को असहनशीलता भी है बोलते हैं, अवहितता, भाव को छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। पाश्चात्य काव्य चिंतन औदात्य के संदर्भ में क्या है? जिस तरह भारतीय काव्यशास्त्र में रस की संकल्पना की गई है, उसी तरह लॉन्जाइनस ने उदात्त की संकल्पना को पाश्चात्य काव्यशास्त्र में स्थान दिलवाया। रस को जिस तरह भारतीय काव्यशास्त्र में आनंद के साथ जोड़ा गया है, उसी तरह लॉन्जाइनस उदात्त को काव्याभिव्यंजना की विशिष्टता एवं उत्कर्ष का कारण मानते हैं। लॉन्जाइनस उदात्त को काव्याभिव्यंजना की विशिष्टता और उत्कर्ष का कारण मानते हैं। उनके अनुसार उदात्त तत्व शैली की वह महत्वपूर्ण विशेषता है जो विभिन्न व्यंजनाओं के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तित्व के रोमांटिक, आवेशपूर्ण तथा भयंकर पक्ष की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। उदात्त की बात करते हुए लॉन्जाइनस उसे आनंद और उल्लास से जोड़ते हैं। एक तरह से वह भावावेग के उद्वेलन एवं उससे उत्पन्न आनंद की बात को स्वीकार करते हुए भारतीय काव्यशास्त्र के रस सिद्धांत की धारणाओं को ही पुष्ट कर रहे होते हैं। रस के सामाजिक एवं सहृदय की तरह सच्चे उदात्त का आनंद और उल्लास श्रोता अथवा पाठक को महसूस होने लगता है। आनंद ही है जो श्रोता अथवा पाठक के द्वारा श्रवण करके या पढ़कर स्वयं द्वारा भोगा जाता है। लॉन्जाइनस कहते हैं, जो कृति पढ़ने या सुनने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा को उन्नत विचारों की ओर प्रवृत्त नहीं कर सकती, तो स्पष्ट ही उस कृति के प्रतिमान अर्थ से अधिक विचारोत्तेजक सामग्री का अभाव रहता है, उसे उदात्त तत्व में नहीं माना जा सकता। स्पष्टता उदात्त गुण युक्त कृति न केवल सभी को हमेशा आनंद प्रदान करती है, उसके प्रति पाठक अथवा श्रोता की आस्था और भी गहरी और अमिट हो जाती है। लॉन्जाइनस ने उदात्त आलंबन के गुणों को भी स्वीकार किया है। हीगेल ने उदात्त के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उनकी तुलना सौंदर्य से की है। किसकी तुलना की है हीगेल ने?
सौंदर्य से उदात्त की तुलना सौंदर्य से की है। सौंदर्य का अर्थ उन्होंने सामंजस्य से माना है। सौंदर्य में वस्तु और कला पक्ष का सामंजस्य रहता है। उदात्त की स्थिति को वे सुंदर से भिन्न मानते हैं। उदात्त वह है जहाँ उसका भाव उसके रूप की अपेक्षा अधिक प्रशस्त और विलष्ट होता है। हीगल यह भी मानते हैं कि उदात्त के मूल में विचारों की उत्कृष्टता है। कांट की उदात्त की व्याख्या या मत अध्यात्म के निकट है। प्रश्न बन सकता है क्या, और कांट जो विद्वान हुए हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, उनकी उदात्त की व्याख्या किस भाव के पक्ष में है, किस भाव के पास है? तो आध्यात्म के निकट है। कांट के अनुसार भार, संकोच, स्फूर्ति एवं अंतर्बोध उदात्त के ही मूल तत्व हैं और इनमें भी आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करना ही इसका संपूर्ण सार है, जिससे कला का बोध सुखकर बनता है, जिससे तृप्ति मिलती है, जो उदात्तानुभूति के स्तर तक भी ले जाती है। ब्रैडले ने उदात्त के अंतर्गत भय, रोमांच, आंतरिक चमत्कार तथा आंतरिक आह्लादपूर्ण वृत्तियों को प्रमुख माना है। उसके अनुसार उदात्त कलाबोध के समस्त विस्तार का द्योतक होता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने कलाबोध को 5 स्तर में बांटा है: उदात्त, भव्य, सुंदर, ललित और चारु। किसने? ब्रैडले ने। ब्रैडले के अनुसार कलाबोध का उच्चतम गुण उदात्त है और चारु निम्नतम। उदात्त जो है कला का उच्चतम गुण है और चारु निम्नतम गुण है। ब्रैडले के अनुसार कलाबोध का उच्चतम गुण उदात्त है और चारु निम्नतम गुण है। उदात्त के संबंध में जुंग का कथन भी महत्वपूर्ण है। जुंग क्या कहते हैं? ससीम बंधन ग्रस्त मानव व्यक्तित्व में असीम और अनंत तत्व के उदय से अनंत वेदना और आनंद का सामूहिक अनुभव होता है। यही अनुभव उदात्त का अनुभव है। फिर से पढ़ लेते हैं जुंग ने क्या कहा है। ससीम बंधनग्रस्त मानव व्यक्तित्व में, बंधनग्रस्त मानव व्यक्तित्व में, ससीम को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, असीम और अनंत तत्व के उदय से अनंत वेदना तथा आनंद का सामयिक अनुभव होता है। यही अनुभव उदात्त का अनुभव है। अंत में कहा जा सकता है कि लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत पाश्चात्य समीक्षा की देन है। उनका उदात्त जीवन के एक पक्ष की ही अभिव्यक्ति है। जीवन के एक पक्ष की ही अभिव्यक्ति है। यह जीवन के आधे पक्ष का विवेचन ही है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की संकल्पना एक व्यापक आधार लिए हुए है। जीवन के हर रंग भाव को अपने में समेटे हुए है। रस मानव के मनोजगत के भावों की व्याख्या है। लॉन्जाइनस की उदात्त की धारणा इसलिए भी एकांगी है क्योंकि उनके ग्रंथ की रचना का आधार भाषण शास्त्र के रूप में किया गया है। उनका उद्देश्य काव्यशास्त्र का विश्लेषण नहीं था। सारांश भी पढ़ लेते हैं। इस चर्चा के बाद हम समझ सके होंगे कि काव्य आलोचना के क्षेत्र में लॉन्जाइनस की उदात्त की अवधारणा ने पश्चिम साहित्य चिंतन की दिशा ही बदल दी है। अपनी पुस्तक में लॉन्जाइनस ने उदात्त को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। उसे एक ऐसी अवधारणा के रूप में ही प्रस्तुत किया है जिसको सामान्यीकरण में वे सभी लोगों के पहले से मानते हैं। लॉन्जाइनस की अवधारणा पर अपने समय का प्रभाव था। उस समय यूनान में लगातार युद्धों का माहौल था। लॉन्जाइनस की दृष्टि विशद थी। उन्होंने इसका व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों से उसे देखा। उदात्त के 3 पक्ष स्वीकार किए: अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। ये याद रखिएगा। उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रभावों को व्यक्त करने के निमित्त ही अलंकारों की उपयोगी ठहराया। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत लॉन्जाइनस ने शब्द चयन और वाक्यांशों का विवेकपूर्ण चयन और प्रयोग को लिया है। उनके अनुसार शब्द विधान के 2 पक्ष होते हैं: ध्वनि पक्ष और अर्थ पक्ष। अभिजात पद रचना, गरिमामय रचना विधान को उदात्त काव्य का आंतरिक पक्ष माना। शब्द लय और उसके प्रभाव या विचार करते हुए लॉन्जाइनस शब्दगत लय का संबंध मानव प्रकृति के अंतर्निहित संवेगों से मानते हैं। लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व को विस्तृत आधार देने के लिए उसको व्यापकता प्रदान की है। उदात्त का वर्णन करते हुए उसके विरोधी तत्वों की भी व्याख्या उन्होंने की है। शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। भाव आडंबर या मिथ्या भाव तीसरा दोष है।
जिसमें बचकानी यह शैली का बड़ा दोष है, जिसका कारण भावों का असंयत होना आयोजन होना है। लॉन्जाइनस उदात्त काव्य को वक्तृता का विशिष्ट गुण मानते हैं, जिसकी विशेषता पाठक और श्रोता पर उसके प्रभाव से पहचानी जा सकती है। काव्य से जिस आनंद की प्राप्ति पाठक या श्रोता को होती है, भारतीय मनीषियों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जिस तरह भारतीय काव्यशास्त्र में रस की संकल्पना की गई है, लॉन्जाइनस ने उदात्त की संकल्पना को पाश्चात्य काव्यशास्त्र में स्थान दिलवाया है। रस को जिस तरह भारतीय काव्यशास्त्र में आनंद के साथ जोड़ा जाता है, उसी तरह लॉन्जाइनस उदात्त को काव्याभिव्यंजना, विशिष्टता एवं उत्कर्ष के कारण मानते हैं। अवधारणात्मक शब्द क्या है? उदात्त लॉन्जाइनस की अवधारणा, जिसका अर्थ है काव्य संबंधी भावों और विचारों की श्रेष्ठता। उदात्त का अर्थ यह है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, काव्य संबंधी भावों और विचारों की श्रेष्ठता उदात्त का अर्थ है। अनुकरण क्या है? अरस्तु का एक सिद्धांत है। त्रासदी क्या है? एक ऐसी रचना या नाटक जिसका अंत दुखांत हो। इसे अंग्रेजी में ट्रेजेडी भी कहते हैं। किसी के जीवन से घटित कोई अप्रिय और दुखद घटना को त्रासदी कहा जाता है। विरेचन अरस्तु का एक सिद्धांत है। रोमांटिक आलोचना, स्वच्छंदतावाद या रोमानी काल एक जटिल साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन है जो 18वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में यूरोप में शुरू हुआ और औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में अधिक सशक्त हुआ। निष्पादन पूरा करना, निष्पन्न करना की परिभाषा है। कुमार संभव महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य, जिसकी गणना संस्कृत के महाकाव्यों में की जाती है। उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। भर्तहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतक त्रय हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में इसमें उपदेशात्मक कहानियाँ हैं। साहित्य दर्पण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य विषयक ग्रंथ है, जिसके रचयिता पंडित विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी माना गया है। साहित्य आलोचना एक प्रमुख ग्रंथ है। तो मित्रों, यह था हमारा लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत। इसके अंतर्गत भरत मुनि का काव्य रस भी हमने पढ़ लिया है, जिससे हमें याद हो जाएगा और हमारा रिवीजन भी हो गया है। तो अगले सिद्धांत के साथ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, लेकर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम निकालते रहिए। धन्यवाद।